फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल केडी द मैथ ट्यूबर में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं सेक्शन सी का पार्ट 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से अपन 25 की बात करेंगे। तो इससे पहले मैंने इस पेपर के 3 पार्ट बनाए थे, जिसमें पहले पार्ट में सेक्शन ए में 1 to 10, बी में 11 to 15 और फिर 16 to 20। आज अपन देख रहे हैं 21 से 25। तो 21 में क्वेश्चन क्वाड्रेचर का अपने सामने है, जिसमें एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, एक लाइन का इक्वेशन दिया है, एक्स एक्सिस दी हुई है और फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है। तो इन चारों को अपन चारों की हेल्प लेके इनके बीच का जो बाउंडेड एरिया है वो निकालेंगे। तो देखते हैं डायग्राम क्या बन सकता है। सबसे पहले जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 32, तो इसकी जो कंपेरिजन होगी वो किससे होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर से। तो अगर ए स्क्वायर की कंपैरिजन आप 32 से करेंगे तो इसकी रेडियस आपकी निकली 4√2। यानी यहाँ पर एक ऐसे सर्किल की बात कर रहे हैं जिसकी रेडियस है 4√2। y इक्वल एक्स एक लाइन है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि y इक्वल mx के टाइप की जो लाइन होती है वो हमेशा जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से होकर जाएगी और ओरिजिन से मूल बिंदु से भी जाएगी। तो ये आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरह जाएगी। अब यहाँ पे अपने को जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये अपने को ढूंढना है, जिससे कि अपन एक्स एक्सिस पे इसकी लिमिट ले लें, ठीक है ना। तो सी लाने के लिए पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? ए। और यहाँ एक और इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, चलिए देखते हैं पहले इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा। तो y की वैल्यू क्या है? x, उसको मैं पुट कर दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आपकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 32, 2x स्क्वायर इक्वल 32 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल 16, x इक्वल प्लस माइनस 4। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ रही है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में जब मैं इसको रखूंगा तो y की वैल्यू भी वही आएगी। तो यहाँ 2 पॉइंट अपने को मिल रहे हैं, एक तो a 4,4 और एक आपने जो d लिया था -4, ठीक है ना। तो a के कोऑर्डिनेट तो हुए 4 4 और d के कोऑर्डिनेट क्या हुए? -4 और इस तरह से अगर मैं c के कोऑर्डिनेट देखूं तो ये हो जाएंगे 4,0 और b आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि ये रेडियस कितनी थी? 4√2, तो ये आपका 4√2,0। तो यहाँ अपनी लिमिट तैयार है, एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको ये दिख ही रहा है। तो ये अपने को दो जो है यहाँ पर रीजन बन रहे हैं, इनका एरिया में मान ले रहा हूं A1 एंड A2 और लास्ट में A1 A2 को ऐड करके अपन रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं A1। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि A1 की जो लिमिट है वो 0 से कहां तक रन कर रही है? 4 तक। और ये एरिया किसके द्वारा बाउंडेड किया जा रहा है? इस लाइन के द्वारा। ये लाइन क्या है? y इक्वल एक्स। तो चलिए पहले मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ पार्ट OACO, ठीक है ना। OACO जिसको आप क्या बोल रहे हो? A1। तो A1 में यहाँ पर लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 4 और यहाँ y1 dx, ठीक है ना। यहाँ y भी लिख सकते हैं। तो 0 to 4 y की वैल्यू आप देख रहे हैं लाइन में क्या है? x। तो ये आपने इंटीग्रेशन किया एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसमें रख देंगे अपन लिमिट, तो ये हो जाएगी 16/2 और ये आपकी 8 यूनिट। तो ये आ गई 8 स्क्वायर यूनिट। चलिए अब देखेंगे A2 को। तो A2 में आप देख रहे हैं, A2 में एरिया कहां से कहां तक का है? ACBA। तो ACBA की लिमिट आप देख रहे हैं 4 से कहां तक है? 4√2 तक है, 4 से 4√2। और इसमें जब मैं y dx लूंगा तो ये आपकी y की वैल्यू यहाँ पर इससे लानी है अपने को। इससे y की वैल्यू अपनी हो रही है √32 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो रही है ना। चलिए तो √32 यहाँ पर किसका स्क्वायर है? ये आपका स्क्वायर है 32 4√2 का। ये तो 4√2 का हो गया और ये आपका एक्स स्क्वायर है। यहाँ फॉर्मूला हम सभी को मालूम है कि √a² माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो होती है वो आपकी x/2 रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² बाई 2
साइन इनवर्स x अपॉन a। तो इसमें अपने को क्या पुट करना है, a की जगह 4√2 और x तो रखना ही है। चलिए देखते हैं। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32 अपॉन 2 साइन इनवर्स 4√2, ये सॉरी x की जगह तो x है और a की वैल्यू क्या है 4√2। लिमिट क्या है अपनी 4 से 4√2, ठीक है ना। आगे कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहाँ अब अपन इसमें लिमिट रखते हैं। तो x की वैल्यू क्या है आपकी 4√2 देखते हैं। तो यहाँ 4√2 अपॉन 2, लेकिन 4√2 का स्क्वायर 32, तो 32 माइनस 32 क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पर ये आपका हो गया 16 साइन इनवर्स x की वैल्यू 4√2 से ये आपकी 1 आ गई। अब मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 4, तो 4/2 यानी 2, और यहाँ जब मैं 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, 32 माइनस 16 क्या हुआ 16 का रूट हो गया ये आपका 4, प्लस ये आपका 16 ऑलरेडी आई। x की वैल्यू यहाँ पर 4, तो 4 से ये आपकी 1/√2 आ गई। तो 1 साइन में किसकी वैल्यू है π/2 की, ये आपकी हो गई π/2 माइनस 4 2 8 माइनस 16, और ये वैल्यू हो गई π/4 की। तो ये आपका हो गया 2 8 16, 8 पाई माइनस 8 माइनस 4 पाई, तो 8 पाई माइनस 4 पाई हो गया ये आपका 4 पाई माइनस 8। तो इस तरह A2 आपने देखा क्या हुआ 4 पाई माइनस 8। तो रिक्वायर्ड एरिया अब हम निकाल रहे हैं, रिक्वायर्ड एरिया। तो ये आपका हो जाएगा A1, ये जो मैंने बताया था पहले भी A1 प्लस A2 करना था आपको। तो A1 मैंने क्या निकाला था 8, और A2 क्या निकला 4 पाई माइनस 8। तो ये आपका कैंसिल हो गया 4 पाई स्क्वायर यूनिट। ये हो गया रिक्वायर्ड एरिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन था dy/dx प्लस 2x tan इनवर्स y माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में एलडीई का क्वेश्चन है, लेकिन जैसे एलडीई में अपने दो टाइप देखे, एक तो जनरल एलडीई और एक बर्नौली एलडीई। बर्नौली एलडीई में क्या होता है, पहले बर्नौली इक्वेशन दिया होता है, फिर बाद में अपन उसको कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन करके फिर उसे एलडीई में चेंज करते हैं। तो ये क्वेश्चन बर्नौली टाइप का ही है, देखते हैं क्या है। तो dy/dx प्लस ये आपको दिया हुआ था, यहाँ मैंने क्या किया है सबसे पहले इसको मैंने उधर ट्रांसफर किया, तो ये इसके साइन चेंज हो गए। 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं। अब ये 2x tan इनवर्स y को अपन इधर ले आए, किसका हो गया प्लस का, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बर्नौली सिचुएशन है। अब यहाँ मैं tan इनवर्स y को t मान रहा हूं, तो tan इनवर्स y का आप जानते हैं डिफरेंशियल क्या होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy/dx इक्वल dt dx। तो यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर dy/dx की जगह तो आ गया dt dx प्लस 2x tan इनवर्स y की जगह t और x क्यूब। अब इसकी हमने कंपैरिजन किससे की है, जो एलडीई होता है, एलडीई का आप सभी जानते हैं dy/dx प्लस py इक्वल q। तो यहाँ p की वैल्यू 2x, q की वैल्यू x क्यूब। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक समाकलन गुणक निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो p की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर। अब यहाँ जो जनरल सॉल्यूशन होता है व्यापक हल, उसमें जनरली y आता है, लेकिन अपनी जो ये इक्वेशन बनी है वो t में बनी हुई है, तो इसीलिए y की जगह मैंने किसको लिया है t को। तो जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है TIF इक्वल QIF विद रिस्पेक्ट टू x। तो TIF की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, क्या थी e की पावर x स्क्वायर, और यहां मैंने q की वैल्यू x क्यूब रख दी है, IF आपको पता ही है। अब यहां से अपन ने एक सब्स्टिट्यूशन किया है, क्या सब्स्टिट्यूशन है देखिए, x स्क्वायर को मैं अगर कोई टर्म जैसे l मान लूं और इसका डिफरेंशियल करूं तो ये हो जाता है 2x dx इक्वल dl। तो x dx की वैल्यू आ गई। अब यहां से मैंने x लिया है और यहां से dx, और x dx को लेके 1/2 dl आ गया, और यहां बच गया था x स्क्वायर की जगह l और e की पावर l। अब यहाँ फर्स्ट इनटू सेकंड से करना है इंटीग्रेशन, किसके रेस्पेक्ट में l के रेस्पेक्ट में। तो क्या है आपका 2 तो मैं इधर ले गया, अब यहाँ फर्स्ट सेकंड चला देंगे आप। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन
DDL ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ आप देखते हैं अपन, तो ये तो चली रही साइड L e की पावर L का इंटीग्रेशन e की पावर L माइनस L का 1 e की पावर L का e की पावर L और अगेन e की पावर L का e की पावर L। तो वैल्यू t और L की यहाँ पे मैंने पुट कर दी है, t और L की आप देख रहे हैं वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 की तरह 23 भी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है। अब बस इस बार क्या बर्नौली न देके इन्होंने एक सिंपल LDE दिया है, लेकिन ये LDE का दूसरा टाइप है जिसमें कि dx dy की फॉर्म बनती है। कैसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ अपने को ये इक्वेशन दिया गया था, तो यहाँ मैंने क्या किया है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को जब मैंने उधर लिया तो ये साइन चेंज हो गए। अब जब मैं इस dy dx को इधर लाऊंगा तो ये dx dy हो जाएगा और इसका मैंने डिवाइड इन दोनों में कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन ने क्या किया है, x वाले टर्म को इधर ले लिया जिससे कि इसकी कंपैरिजन जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है dx dy प्लस p1x इक्वल q1 से कर लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, वो तो गया p1 में और ये गया q1 में। IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या था, e की पावर इंटीग्रेशन p1 विद रेस्पेक्ट टू y। तो e की पावर p1 की वैल्यू क्या है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन हुआ tan इनवर्स y। यहाँ मैंने जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल लिया है x इंटू आई एफ इक्वल Q1 IF dy। तो x इंटू IF की वैल्यू क्या है e की पावर tan इनवर्स y, Q1 क्या है ये आपका Q1 मैंने एज इट इज रख दिया है, IF ये e की पावर tan इनवर्स y चल रहा था। यहाँ हमने क्या किया e की पावर tan इनवर्स y को t माना है और इसमें डिफरेंशियल क्या हो जाएगा e की पावर x का, जैसा कि आप जानते हैं e की पावर x ही होता है और tan इनवर्स y का डिफरेंशियल 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल dt। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है पूरा ये और dy तो गए dt में और ये गया t में। t का इंटीग्रेशन क्या है t²/2 और यहाँ वैल्यू पुट कर दी है t की। तो सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 दिया है आपको मैक्सिमा मिनिमा से। इसमें क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करो कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। तो मैंने यहाँ एक शंकु यानी कोण को लिया है, ये ABD कोई कोण है, इसमें CD इसकी रेडियस है और AC इसकी हाइट है और AD इसकी स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई है। तो जैसा कि आप जानते हैं तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला अपना क्या रहता है L इक्वल √h² प्लस r²। तो यहाँ से r² की वैल्यू क्या बनेगी L² माइनस h²। अब शंकु का जो वॉल्यूम है V वो क्या होता है 1/3 पाई r²h। तो यहाँ r² की वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं तो r² की वैल्यू आ रही है ये आपकी L² माइनस h² और यहाँ h का अपन ने मल्टीप्लाई करके ये जो एक मेन फंक्शन होता है जिसको मुख्य फलन कहते हैं वो तैयार कर लिया है। यहाँ से अपने को इसका करना है पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ dv/dh मैंने लिया है 1/3 पाई, h का तो 1 हो गया, L² माइनस ये h³ का हो गया 3h², ठीक है ना। अब ये तो हो गया अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए अपन ने फिर से इसका अवकलन किया है, L² का 0 माइनस 3h² का क्या हो गया 6h। अब जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें h हमेशा यानी हाइट एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का इंटू नेगेटिव से होगा तो क्या होगा नेगेटिव, और नेगेटिव साइन आने पर किसकी पुष्टि होती है महत्तम यानी मैक्सिमम की, और अपने को इसमें महत्तम की पुष्टि ही करनी थी। चलिए एक काम तो ये होगा। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की कंपैरिजन अपने को किससे करनी होती है 0 से। तो ये रहा आपका फर्स्ट ऑर्डर, इसको मैंने कर दिया 0 से। तो यहां से ये तो गया 0 में, L² की वैल्यू आई 3h² और L की निकलेगी √3h। तो यहाँ इस वैल्यू को अपन पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है r² इक्वल L² माइनस h²। इसमें वैल्यू मैंने रख दी किसकी L की, तो √3h का स्क्वायर क्या होगा 3h²। तो ये 3h² माइनस h² क्या होगा 2h²
और 2h स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो √2h। अब मैं आपको ले चल रहा हूं ट्रायंगल CAD में। तो आप CAD में ध्यान से देखें तो CAD में आपको वहां tan थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये आपका लंब अपॉन आधार। तो लंब क्या है, कोण के सामने वाली साइड को ही लंब कहते हैं। तो R/H, R की वैल्यू अभी आपने निकाली थी √2h, ये कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स √2, और अपने को यही प्रूव करना था। तो ये कोई दिक्कत नहीं आई इसमें, सिंपल क्वेश्चन था। आगे तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपके सामने एक क्वेश्चन है LPP से रिलेटेड, लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको अपन कहते हैं रैखिक प्रोग्रामन समस्या। तो क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। यहाँ एक ऑब्जेक्ट फंक्शन z दिया हुआ है 2x + 3y, और दो इनइक्वालिटीज भी दी हुई हैं असमीकाएं 4x + 6y <= 60 एंड 2x + y <= 20। तो देखते हैं, सबसे पहले इनका दो चीज फाइंड आउट करनी होती है। तो पॉइंट्स कि इनको जो इनइक्वालिटी का ग्राफ है वो किन पॉइंट से होकर जाएगा, और दूसरी चीज इसका सॉल्यूशन एरिया। तो देखते हैं एक बार। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया है और इस इनइक्वालिटी को बदल दिया है इक्वालिटी में, यानी मैंने लेस देन हटा के इक्वल लगा दिया। x की जगह 0 लेंगे तो ये y की जगह 10 हो जाएगा, 0 10 ये तो a हो गया। y की जगह 0 लेंगे तो x हो गया 15, 15 0 ये हो गया b। ठीक है ना। अब चलते हैं हल क्षेत्र की तरफ। हल क्षेत्र में मैंने क्या किया है, SMK को लाके xy की जगह 0 रख दिया। 0 क्योंकि 60 से छोटा है तो ये एक सही स्टेटमेंट है, और जैसा कि आप जानते हैं सही स्टेटमेंट होने की कंडीशन में सॉल्यूशन एरिया जो होता है वो किधर होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर। ये जो एरो है जो कि राइट टू लेफ्ट है, ये आपको क्या दिखा रहा है कि सॉल्यूशन एरिया टुवर्ड्स ओरिजिन रहेगा। अब यही सेम काम हमने इधर किया है। अब सीधे ग्राफ की ओर चलते हैं। पहले मैं फर्स्ट इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाऊंगा जो कि 0 10 और 15 0 से जा रहा है। 5 यूनिट को मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया है। तो 0 10 के लिए ये हमने 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट ले लिया A। 15 0 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 3 0 हो जाएगा, और ये आपका हो गया B। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये A से B को डिनोट करता हुआ ग्राफ हो गया। ये तो हुआ फर्स्ट। और एक इसका सॉल्यूशन एरिया आपने देखा वो टुवर्ड्स ओरिजिन था, तो ये ओरिजिन की तरफ मैंने इसका एरिया बना दिया। ठीक है ना। चलिए सेकंड में चलते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आराम से देखें। तो 2x + y = 20 था ये, तो इसके पॉइंट मैंने ये दो निकाले थे 0 20। तो 5 का डिवाइड करेंगे तो 0 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, ये तो हुआ C। और इसमें 2 0 हो जाएगा, ये रहा आपका D। और मैं आपको C से D को मिलाती हुई लाइन खींच दूंगा, यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया E। अब आगे बढ़ने से पहले हमें E के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ E निकालने के लिए हम इक्वेशन को ला रहे हैं, किसको निकालने के लिए, E के लिए। तो E के लिए मैं ला रहा हूं 2x + 3y = 30, और उधर अपना पॉइंट क्या है, 2x + y = 20। तो यहाँ मैंने ये साइन चेंज कर दिए, 2y इक्वल हो गया 10 एंड y इक्वल हो गया 5। y की वैल्यू आप चलिए सेकंड में रख दें। तो 2x + 5 = 20 एंड 2x = 15 एंड x = 7.5। तो यहाँ आपके E के कोऑर्डिनेट निकले ये 7.5, 5। और यहाँ अब मैं ले रहा हूँ ये LPP सेकंड, और LPP सेकंड में आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी Z की। तो Z आपका क्या था, Z था आपका 2x + 3y। तो यहाँ तो मुझे लिखने हैं CP यानी कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ ऑब्जेक्ट फंक्शन यानी Z। तो कॉर्नर पॉइंट आप डायग्राम में देखें तो जो एरिया बन रहा है उसके कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं ODEA। कौन कौन से बन रहे हैं, ODEA। तो O के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0 0। D के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके, 10 0। E के कोऑर्डिनेट अभी आपने निकाले 7.5, 5। और A के कोऑर्डिनेट, ये A के कोऑर्डिनेट आपने ऑलरेडी पहले देखे थे 0 10। ठीक है ना। ये तो इन सब वैल्यू को Z में रख देंगे। 0 0 से तो 0 ही आ रहा है, 10 रखने पे 20 आ रहा है, 0 10 से 30 आ रहा है, और ये आपका 15 एंड 15 हो रहा है, ये 30।
ठीक है ना। अब इसमें ये रही आपकी जेड की वैल्यू। अब इसमें आप ये देखिए कि जो एलपीपी है उसमें मैक्सिमम पूछा है कि मिनिमम पूछा है। तो इसमें आपसे पूछा था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की वैल्यू पूछी थी, तो मैक्सिमम अपना 2 पॉइंट पे आ रहा है ई और ए पर। तो अब इस आंसर को किस तरह अपने को लिखना है, आंसर लिखेंगे कि जेड का महत्तम मान 30 है, जो कि ये किस किस पर हुआ है, ए, जो कि एई रेखा पर स्थित अनंत बिंदुओं के लिए है। जब भी कोई लाइन के दोनों पॉइंट एक जैसी वैल्यू ले आते हैं जो रिक्वायर्ड वैल्यू होती है, तो वहां पर कोई फिक्स पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम नहीं लिखा जाता, बल्कि उस इनइक्वालिटी के जो भी इनफाइनाइट पॉइंट है, इस पे जो भी पॉइंट हैं उन सभी पर मैक्सिमम ही माना जाएगा। तो ये आपने देखा, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 25। सेक्शन सी यहाँ पर आपका खत्म होता है और सेक्शन डी में अपन क्वेश्चन नंबर 26 से 30 की बात करेंगे। थैंक्स।